बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। इन स्लाइड्स में हम ये देखेंगे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, सिंटैक्स क्या है प्रोग्राम लिखने का असेंबली लैंग्वेज में, कैसे असेंबल करेंगे प्रोग्राम को, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, कोल उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और आपको स्टार्ट पे बताया गया था दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज पढ़ने के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पता होना बड़ा जरूरी था। इस वजह से हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ा। हमने एक प्लेटफॉर्म चूज किया IBM PC का। IBM PC में इंटेल का एक प्रोसेसर चूज किया गया 8086। 1978 में ये प्रोसेसर आया था 8085 के बाद। 8085 जब आया था तो वो पहला एक प्रोसेसर था जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल था, जिसे आप खरीद सकते थे और कंप्यूटर उसे असेंबल कर लेते थे आप। 1978 में 8086 प्रोसेसर आया और ये जब आया तो अपने वक्त का ये बेहतरीन एक प्रोसेसर था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहां से हमने स्टार्ट लिया था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रो दिया था आपको, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंट्रो दिया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताया गया आपको। उसके बाद जो प्रोसेसर हमने चूज किया था उसके आर्किटेक्चर की बातें की, रजिस्टर्स उसके देखे, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ALU, कंट्रोल यूनिट, टेम्परेरी रजिस्टर उसके, फ्लैग रजिस्टर उसका। फिर कुछ बेसिक फंक्शनल यूनिट्स जो है वो देखे थे जो हमारे कोर्स में यूज होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा था, इंस्ट्रक्शंस की ग्रुपिंग देखी थी। फिर आइजा देखा था हमने, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। उसमें 3 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हमने पढ़े थे, सिस्क, रिस्क एंड एपिक, जो कि इंटेल का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सिस्क में कैसे इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, रिस्क में कैसे इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, आपको एग्जाम्पल से वाजे किया गया था। बड़ा क्लियरली इस पे हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि दोनों का इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो डिफरेंट है। सिस्क में डिफरेंट सिंटेक्स से लिखी जाती हैं असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस, और सिस्क में जो है वो डिफरेंट सिंटेक्स यूज किया जाता है प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद हमने बात की थी रिडंडेंसी अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, उसके बारे में बात की थी, उसके लेवल्स देखे थे। फिर आईओ मॉड्यूल की बात की थी, आईओ मॉड्यूल में हमने उसकी टेक्निक्स भी देखी थी। आईओ मॉड्यूल को जो है वो डिटेल से हमने पढ़ा था, क्यों जरूरी होता है कंप्यूटर में, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो 3 ही चीजें आती हैं। एक आपका MIPI होता है प्रोसेसर, एक रैम होती है, और उसके बाद आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसे हम आईओ मॉड्यूल भी कहते हैं। इसमें जो टेक्निक्स थी, प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, DM में डिटेल से देखा था इन्हें। उसके बाद हमने कैश मेमोरी की बात की, कैश मेमोरी कैसे काम करती है, रैम से कैसे डिफरेंट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए थे हमने, डिटेल से आपको बताया था। इसकी मैपिंग टेक्निक के बारे में बात की थी, डायरेक्ट मैपिंग क्या है, एसोसिएटिव मैपिंग क्या है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, डिटेल से बात की थी। फिर पाइपलाइनिंग पे हम आगे थे, पाइपलाइनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों यूज होती है माइक्रो प्रोसेसर्स में। एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूं कि 8085 जो है उसमें पाइपलाइनिंग नहीं थी। 8086 पहला ऐसा प्रोसेसर था जिसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पाइपलाइनिंग हमने पढ़ी, पाइपलाइनिंग के हैजर्ड्स देखे हमने। पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स क्या होते हैं जो पाइपलाइनिंग की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। पाइपलाइनिंग में हमने स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स देखे, डाटा हैजर्ड्स देखे, डिटेल के साथ देखे, और आपको एक हल्का सा ओवरव्यू भी दिया गया था ब्रांच हैजर्ड्स का, जिन्हें कंट्रोल हैजर्ड भी बोला जाता है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अभी हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज को पढ़ सकें। असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पता होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको इन चीजों का पता है तो फिर आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो अभी हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ना जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ओवरव्यू क्या है जो इन स्लाइड्स में हमने अचीव करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे और शुरू करते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज वर्थ मेंशनिंग है, जाते जाते याद आ गई, मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी आ जाएगी कि हम आजकल के प्रोसेसर जो है वो क्यों नहीं पढ़ते। कोर i5 है, कोर i7 है, कोर i9 है, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। हमने 9078 का प्रोसेसर उठाया हुआ है, 8086, उसे पढ़ रहे हैं। 9078 में मैं तो नहीं था, आपका मुझे पता नहीं। तो आजकल के प्रोसेसर हम क्यों नहीं पढ़ते, उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सोचें जरा क्या लॉजिक हो सकता है। देखें 1978 में जो प्रोसेसर आया था, ये 8086, ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर था, कमर्शियली जो मार्केट में अवेलेबल था। इसने कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। लेकिन अब ये देखें ना कि 1978 और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर 2019 में इंटेल ने कोर i9 का 9th जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई है उसकी। तो अब ये देखें कि 1978 से 2019 तक या 2020 तक उसको कितने साल लगे। सफर देखें ना, 8086 से कोर i9 9th जनरेशन तक का सफर देखें कितना है, 42 साल का सफर है। 42 साल लगे उस प्रोसेसर को इवॉल्व होने में, जो आजकल आपको प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। 42 साल की उसके पीछे मेहनत है। तो उसके लिए कम से कम हमें एक लाइफ तो डेडिकेट करनी पड़ेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो ये एक छोटी सी जो है वो रीजन है जिसकी वजह से हम नए प्रोसेसर, जो कंटेम्प्रेरी प्रोसेसर्स हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हम नहीं पढ़ते, हम जो है वो पुराने पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाया जाता है। और इंटेल के जितने भी प्रोसेसर्स हैं या AMD के ले लें, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के, इनके बेसिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। प्रोसेसर जो है वो आस्ता आस्ता इवॉल्व होता है। जब हम छोटा प्रोसेसर जो है वो पढ़ेंगे, हमारे बेसिक जो है वो राइट होंगे, तो ही हम एक बड़ा प्रोसेसर जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। इन स्लाइड्स में जो आगे आने वाली हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, और इंशाल्लाह हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना आपने, बस मेरे साथ रहना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, के असेंबली लैंग्वेज क्या है, किस बला का नाम है, कहाँ से आई है, क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, डिटेल से बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है व्हाई इज असेंबली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टू लर्न, असेंबली लैंग्वेज को सीखना क्यों जरूरी है, क्या इसके बगैर भी इंसान की जिंदगी गुजर नहीं जाती, तो असेंबली लैंग्वेज को सीखने का हमें क्या फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा इसमें टॉपिक है छोटा सा मशीन इंस्ट्रक्शंस। You know very well what are the machine instructions. Binary code, object code, machine code, binary digits 0 and 1, ये machine instructions होती हैं। चौथा टॉपिक है assembly language instructions। assembly language की instructions वो क्या होती हैं, वो कैसे लिखी जाती हैं, और वो machine instructions से कैसे डिफरेंट होती हैं, ये भी हमने डिटेल से बात करनी है कि असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस और मशीन इंस्ट्रक्शंस, इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड AL इंस्ट्रक्शंस। पांचवा टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिवाइज करने लगे हैं इसको, क्योंकि आगे चल के ये चीजें यूज होनी है, रजिस्टर्स वगैरह की बात होगी असेंबली लैंग्वेज में, तो ये आपकी रिवीजन है। जो पांचवा टॉपिक है इंटेल 8086 आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को थोड़ा सा एक दफा देख लेंगे, उसके रजिस्टर्स की बात कर लेंगे, जो जनरल पर्पस हैं, जो स्पेशल पर्पस हैं, एक दफा मेमोरी को देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारी चीजें जरा फ्रेश हो जाएं आपके जहन में। इससे आपको असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करने में और उसकी आउटपुट देखने में आसानी होगी। जो छठा टॉपिक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी है जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। ऊपर वाली सारी चीजें थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसमें आपको मौका मिलेगा सीखने का। हम प्रोग्राम्स बनाएंगे बाकायदा, 2 से 3 प्रोग्राम्स, हम उनके एग्जाम्पल्स लेंगे, ये आपको बताएंगे कि असेंबली का प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है, किस जगह पे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। फिर उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे एक्सक्यूज मी, उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल कैसे किया जाता है प्रोग्राम को, उसके लिए क्या चाहिए, कौन असेंबल करता है प्रोग्राम को, उसके बारे में देखेंगे। फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है प्रोग्राम को, ये देखेंगे।
ये सारी की सारी चीजें हमने हैंड्स ऑन एक्टिविटी में देखनी है। प्रोग्राम लिखने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक सारे काम हमने करने हैं और 2 से 3 प्रोग्राम्स हम लिखेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? क्या है जी असेंबली लैंग्वेज? टू लर्न हाउ अ कंप्यूटर एंड इट्स सॉफ्टवेयर रियली वर्क यू नीड टू व्यू देम एट मशीन लेवल। अगर आपने ये देखना है ना कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर कैसे मिलजुल के काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे हार्डवेयर से अपना काम निकालता है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी डुबकी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा मशीन लेवल में जाना पड़ेगा। अंदर की बातें हो रही हैं अभी यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि मशीन लेवल जो है वो हार्डवेयर की इंटरनल जो है वो कम्युनिकेशन है। तो अगर आपने सही तरह से देखना है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से काम कैसे निकलवाता है तो आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का एक सिंटैक्स होता है, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं। किसके लिए? असेंबली लैंग्वेज के लिए। हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस आप असेंबली लैंग्वेज को नहीं दे सकते, असेंबली लैंग्वेज वाली इंस्ट्रक्शंस आप हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं दे सकते। दोनों में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस के लिए। और असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी क्या है? वो भी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, एक खास कंप्यूटर सिस्टम के लिए। असेंबली लैंग्वेज टीचेस यू अबाउट द वे कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क टुगेदर एंड हाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विद ओएस। जैसे कि आपको पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नीचे हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। जो इंटरफेस हमें दिया जाता है यूजर इंटरफेस वो बड़ा मिनिमम सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपनी जो उसकी जो एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं ना, सारी कम्प्लेक्सिटी अपने अंदर छुपा लेता है और हमें क्या करता है? एक नीट एंड क्लीन सा एक यूजर इंटरफेस देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी एक दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर में सबसे पहले आप क्या इंस्टॉल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जो वीएलसी प्लेयर्स वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं इंस्टॉल। तो कैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से जाके कहता है कि जी ये मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस आई हैं यूजर से, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और आपने जो है वो इनको क्या करना है, आपने मुझे इसकी आउटपुट देनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है हार्डवेयर के पास यूजर का काम लेके और फिर हार्डवेयर जो है वो उसका यूजर का काम करता है। तो ये ऐसे चीजें चलती हैं। तो बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये आपको टेक्निकली बताती है कि क्या रिलेशन है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ और सिस्टम सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ वन टू वन करस्पॉन्डेंस। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बात जरा ध्यान से सुनिए ये वाली, जिसमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस होती है। मसलन जैसे दो बंदे आपस में सामने फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, तो वो होती है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, मसलन बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं बैठा हुआ जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। वहां पे क्या है? बीच में 3 से 4 लेयर्स होती हैं। उसमें प्रोग्राम आपका कंपाइल हो रहा है, कंपाइलर ने क्या करना है? कंपाइलर ने 2 काम करने होते हैं बेसिकली। तो एक ही काम होता है उसका कि उसने उस कोड को पकड़ना होता है और मशीन लैंग्वेज में उसने उसको कन्वर्ट कर देना है, जीरो और वंस की फॉर्म। अगर आपने इंट लिखा है ना, इंटीजर जो आप वेरिएबल जब लेते हैं तो लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, तो बेसिकली वो जो इंट है ना, इंट का आई उसने उसको भी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एन को अलहदा से करेगा, टी को अलहदा से करेगा, ए को अलहदा से करेगा, इज इक्वल टू को अलहदा से उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसमें काफी ज्यादा फिल्टर आ जाता है। कंपाइलर आएगा, उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आपका लोडिंग का प्रोसेस होता है, ओबीजे फाइल बनती है, उसके बाद जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें 3 से 4 लेयर्स हैं।
मीन्स के आपकी बात जो एक सामने बैठा बंदा है उस तक पहुंच रही है, बीच में 3-4 बंदे हैं, आपकी बात उनके थ्रू जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंच रही है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में फिल्टर कम हो जाते हैं, एक फिल्टर रह जाता है, ठीक है, बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा है, कहां पे 4 बंदे, कहां पे एक बंदा। तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज के साथ। यहां पे ये लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन इट्स स्टेटमेंट, जो उसकी स्टेटमेंट है असेंबली लैंग्वेज की जो लिखी गई है, इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई है, एंड अ कंप्यूटर्स मेन मशीन लैंग्वेज, और 0 और 1 की फॉर्म। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो रही है, बीच में कोई लोडर नहीं बैठा हुआ, ठीक है, बीच में कोई कंपाइलर नहीं बैठा हुआ जो क्या करता है आपके प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल कर रहा है, उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्रोग्राम आपका बेसिकली यहाँ पे 1 to 1 जो है वो आपकी बात हो रही है। देखिए प्रोग्राम तो हम असेंबली लैंग्वेज में भी लिखते हैं, प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं, जैसे C++ होगी, एक तरफ हाई लेवल लैंग्वेज है और एक तरफ लो लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जब थी तो लो लेवल लैंग्वेज इन्होंने क्यों बनाई इंजीनियर्स ने, सोचने वाली बात है ना। उसकी वजह यह है कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हमें बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है और पोर्टेबल है, आप एक जगह कोड बनाएं एक कंप्यूटर पे बैठ के, वो किसी भी आप दूसरे कंप्यूटर पे चलाएं वो चल जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो जिस कंप्यूटर के लिए लिखा है उसी कंप्यूटर पे ही उसने चलना है, वो दूसरे कंप्यूटर्स पे नहीं चलता। प्रोग्राम दोनों में लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों में प्रोग्राम में लिखने में और उनके काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे एक मस्जिद है ना, आपने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद का ढांचा खड़ा किया, दीवारें वगैरह खड़ी की, प्लास्टर किया आपने उन्हें, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, मस्जिद के ऊपर कभी आपने देखा है एक बड़ा सा गुंबद होता है गोल सा, तो वो गुंबद कभी आपने बनते देखा हो ना, तो गुंबद जो है ना बेसिकली वो इंटू से ऐसे आस्ता आस्ता करके ईंट करके बनाते हैं और वो प्लेन नहीं होता। मसलन उसकी जो आउटर होता है गुंबद का वो क्या होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, क्योंकि अभी उस पे ईंटें हैं, अभी उसकी फिनिशिंग होनी है, वो सारे काम होने हैं, फिर जाके उसने कंप्लीट होना है, और उस गुंबद को बनाने में वो बड़ा टाइम लगता है। तो वो जो गुंबद का जो ढांचा हम खड़ा करते हैं ना, आप यही समझ लें कि वो हम ढांचा खड़ा करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू। ये जो C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सारी लैंग्वेजेस जो है, तो ढांचा जो खड़ा कर लिया हमने उस गुंबद का, मस्जिद के ऊपर जो बना होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा सा बना है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ढांचा बेसिकली हम कहां से खड़ा करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज इतनी कैपेबल होती है कि वो एक ढांचा जो है वो एक स्ट्रक्चर दे सके। लेकिन उसमें जो बारीकियां है ना, मसलन उस गुंबद को देखे ना कैसे हम वो बकायदा उसको गोल करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं उसकी बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े कमाल से, ठीक है, कि आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये बना ही ऐसे था, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो पहले टेढ़े मेढ़े थे उसके गुंबद के जो है वो सारे चारों तरफ में, फिर उसको क्या किया गया, उसकी फिनिशिंग की गई, उसको प्लस्तर किया गया बकायदा। तो ये जो प्लस्तर का अमल होता है ना, ये जो फाइनेस आती है उस गुंबद में, आप ये समझ लें कि जो फिनिशिंग होती है ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का कारनामा है। आपके प्रोग्राम में जो बारीकियां है ना, जो उसकी फिनिशिंग है ना प्रोग्राम की, जो उसमें खूबसूरती आएगी वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू ही आएगी। क्यों आएगी वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्यों, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज के करीब तर है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज से कोसों दूर है। इसी वजह से इसमें वो चीज नहीं है जो एक असेंबली लैंग्वेज में होती है, जो बारीकियां, जो आपने प्लस्तर करना है, जो फिनिशिंग देनी है, जो फिनिशिंग टच देने हैं, जिससे एक चीज खूबसूरत होती है, वो असेंबली लैंग्वेज से ही पॉसिबल है, मशीन लेवल लैंग्वेज के क्लोज जो लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज से वो चीजें आप जो है वो नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो ये होती है असेंबली लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर और अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस अ डिफरेंट सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड अ डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज। बात बड़ी गौर से सुनने वाली है उसकी।
वो कहता है जी हर एक कंप्यूटर और अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स, या होती है ना फैमिलीज होती हैं, ये पेंटियम 4 वाली फैमिली है, ये पेंटियम 3 वाली फैमिली है। तो होता क्या है, पेंटियम 4 वाली फैमिली और पेंटियम 3 वाली फैमिली एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? इस वजह से कि जो मशीन लेवल है, जो मशीन कोड्स जो अंदर उसके चलते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हर एक कंप्यूटर्स की दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होती हैं। P4 की P3 से डिफरेंट है, और उनकी असेंबली लैंग्वेज लिखने का तरीका भी क्या है, डिफरेंट होता है। द कंप्यूटर्स डिजाइन इन्फ्लुएंस द इंस्ट्रक्शंस इट कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि जो कंप्यूटर का डिजाइन है ना, जैसे P3 का डिजाइन है वो डिफरेंट है P4 के डिजाइन से, तो उसके अंदर जो मशीन इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म चलती है, वो बेसिकली क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है इंस्ट्रक्शंस को। P3 के लिए जो है वो डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी समूह की, इसी तरह P4 के लिए डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। An assembler, a program that converts or translates source code programs into machine level language। एक assembler होता है जी, एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, that converts or translates source code programs। मसलन जो इंस्ट्रक्शन हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखी होती हैं, ये उन्हें क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, विच में इन टर्न बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो बाद में फिर कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, MS DOS के थ्रू। इसमें असेंबली लैंग्वेज में आपको यूजर इंटरफेस कोई नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं नजर आता मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें जो भी काम हो रहा होता है, एक ब्लैक स्क्रीन होती है, जैसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, विंडोज का जो आया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, ब्लैक स्क्रीन होती है, या कोई वो 2 कलर होती है ना स्क्रीन्स, अगर स्क्रीन ब्लैक है तो व्हाइट कलर में लिख रहा है, स्क्रीन जो है वो ब्लू भी की जा सकती है, वो इसी तरह 2 कलर होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर काम करने के लिए हम क्या करते थे, कमांड लिखते थे। तो यहां पे भी जो है वो हमने क्या करना है, कमांड ही लिखनी है असेंबलर में, ठीक है। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेगा और उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। असेंबलर क्या है जी, सॉफ्टवेयर टूल्स आर नीडेड फॉर एडिटिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड डीबगिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो होते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्लोज टू ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो मशीन जो है वो ज्यादा उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको एडिट करने के लिए, असेंबल करने के लिए, लिंक करने के लिए, और उसको डीबग करने के लिए, मतलब उसमें जो एरर्स है उन्हें रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें असेंबलर चाहिए होता है। An assembler is a program that converts source code programs written in assembly language। assembler क्या करता है, जैसे मैं पिछली स्लाइड में भी आपको बता रहा था कि प्रोग्राम है जो सोर्स कोड प्रोग्राम्स को, जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं असेंबली लैंग्वेज में, उन्हें कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि मशीन लैंग्वेज पे कंटेन करती है। असेंबलर लेगा इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज की और उनकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा जिसमें 0 और 1 होते हैं, जो मशीन लैंग्वेज की होती है। और हमारे पास एक असेंबलर नहीं है, हमारे पास काफी ज्यादा असेंबलर है। पॉपुलर असेंबलर्स हैव इमर्ज्ड ओवर द इयर्स फॉर इंटेल फैमिलीज ऑफ प्रोसेसर्स। दीज इंक्लूड्स, एक हमारे पास होता है टैजम। टैजम क्या है जी, टर्बो असेंबलर है, एक बोरलैंड कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, उन्होंने ये बनाया है टर्बो असेंबलर, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, टैजम। टी से टर्बो, और जो असेंबलर है उससे उन्होंने ASM ले लिया, तो ये क्या बन गया, टैजम। इसी तरह एक असेंबलर है हमारे पास नेजम के नाम से, यह है नेट वाइड असेंबलर फॉर बोथ विंडोज एंड लिनक्स। लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए नेजम जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ये भी एक असेंबलर है, आपको इंटरनेट से मिल जाता है। मैजम है, द माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर इज एन x86 असेंबलर। ये माइक्रोसॉफ्ट का है मैजम, इसको बोला जाता है, और ये 32 बिट असेंबलर है। ऊपर वाला ये 16 बिट का है, ये वाला मैजम जो है।
तो ये 32 बिट असम्बलर है दैट यूजेस द इंटेल सिंटैक्स फॉर एमएस डॉस, और वो इंटेल्स की कमांड यूज करता है एमएस डॉस में जो यूज होती हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, और ये विंडोज के अंदर से भी चल जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। लास्ट पे है जीएनयू, ये भी एक तरह का असम्बलर है, जीएनयू असम्बलर। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक कंपनी है जिसके थ्रू ये असम्बलर जो है उन्होंने लॉन्च किया है, उसका सोर्स कोड भी उन्हीं के पास है। तो ये है हमारा असम्बलर। करते हम क्या है, हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं और असम्बलर को दे देते हैं ताकि वो उसे कन्वर्ट कर सके किस में, ऑब्जेक्ट फाइल में। और मैं फिर बता रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज C++, वो लैंग्वेज जो होती हैं वो क्लोज टू ह्यूमन होती हैं। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक लोअर लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, ये क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है। आगे आप चलेंगे, आपको प्रोग्राम जब नजर आएंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। वहां पे प्रोग्राम कन्वर्ट होता है असेंबली उसमें बाइनरी लैंग्वेज में, तो उसमें काफी ज्यादा फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरे के पास जाता है प्रोग्राम, दूसरे के बाद तीसरे जो है फिल्टर में जाता है। मसलन कंपाइलर के पास आ गया, फिर लिंकिंग हो रही है उसकी, उसका जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है, फिर उसकी जो है लोडिंग हो रही है, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फाइल्स बनती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में टेक्निकली अगर आप प्रोग्राम एक लिखते हैं तो इतनी लेज में गुजरने के बाद वो प्रोग्राम आपका वो रहता ही नहीं, उसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ये खासियत है कि आपका प्रोग्राम जो है वो जैसे आप लिखते हैं सेम टू सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होता है। वो आगे चल के आप देखेंगे कैसे होता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें यूज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं जैसे C++ है, उसमें तो जितने मर्जी आप ले लें वेरिएबल्स, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। रैम के अंदर से उसने जो है जितनी बड़ी रैम है उतने बड़े आप वेरिएबल्स ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे असेंबलर में क्या है, हमारे पास एक लिमिट होती है, रजिस्टर की जितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की उतना ही उसको नंबर दिया जाता है, क्योंकि इसने डायरेक्ट हार्डवेयर में जाके स्टोर होना होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो तो आपकी मेन मेमोरी में पड़ी होती है रैम के अंदर, वहां से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसर के पास जाता है प्रोग्राम। ये डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम। आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये था असम्बलर। असम्बलर बेसिकली क्या करता है, सोर्स कोड को लेता है असेंबली लैंग्वेज के और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये चार तरह के हमने असेंबलर आपको पढ़ाए। हम जो यूज करेंगे वो नेजम यूज करेंगे, नेट वाइड असेंबलर। ये विंडोज में भी यूज हो जाता है और लाइनेक्स में भी यूज हो जाता है। Why is assembly language important to learn? असेंबली लैंग्वेज को सीखना क्यों जरूरी है, उसकी एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी छोटी सी देता हूं। देखिए आजकल असेंबली लैंग्वेज बड़ी कम यूज होती है। कुछ लोग तो बिल्कुल सीखना चाहते नहीं इसको, वो बिल्कुल सीखते भी नहीं। आपने भी आपके पूरे कोर्स में अगर असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो इसी कोर्स में ही आपने पढ़ी है। उसके अलावा जितनी भी आप लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लोज टू ह्यूमन है, हमें जल्दी समझ आ जाती है। मशीन लेवल की लैंग्वेज समझना जो कि मशीन के बड़े नजदीक है, मशीन लैंग्वेज के, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आगे चल के प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए आपने एक हार्डवेयर बनाया और आपके पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको चलाने के लिए। मसलन आजकल तो कंप्यूटर्स हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज बैठी हुई हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, वो क्या करते हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे देते हैं। अगर वो नहीं आपको देंगे तो लिनक्स वगैरह भी अवेलेबल है जो कि ओपन सोर्स है। आप उसके इतने फ्लेवर्स आ गए हैं, फ्लोरा है, डेबियन है, रेड हैट है और उबुंटू है, आप वो यूज कर लेंगे। लेकिन आप कोई ऐसा हार्डवेयर खुद से जब डिजाइन करेंगे ना, नया जो पहले कभी नहीं बना कोई हार्डवेयर, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिजाइन करने के लिए असेंबली लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन नहीं होगा जो हार्डवेयर आपने नया बनाया है। तो इसके लिए आपको असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका और कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है। मार्केट में इंटरनेट पे उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर का जो आपने बनाया है अवेलेबल ही नहीं है।
कंपनी जब हार्डवेयर बनाती है तो उसका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। जैसे ये ग्राफिक कार्ड जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको वो उसका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। और टेक्निकली वो जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है वो असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा गया होता है। मजे की बात आपको बताने वाली थी ये। तो जरूरी है इसको सीखना, बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये असेंबली लैंग्वेज ही आपके काम आएगी। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द पीसी। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो तो सारा काम हो रहा है आपका रैम के अंदर, वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, जितनी रैम है उतने वेरिएबल्स आप लें, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं थोड़े से, हमें हार्डवेयर के हिसाब से देखना पड़ता है, हार्डवेयर के हिसाब से प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं कि कितना डाटा हार्डवेयर जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इसमें हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पीसी के ऑपरेशंस को समझने में। इनेबल कंट्रोल ऑफ द पीसी, ज्यादा कंट्रोल आता है इसका पीसी पर। आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, ये ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करती है आपको हार्डवेयर के ऊपर कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। एक्सेस टू स्पेसिफिक हार्डवेयर फीचर्स, इसमें हमें हार्डवेयर की ज्यादा एक्सेस होती है क्योंकि ये क्लोज टू हार्डवेयर है, लो लेवल लैंग्वेज है। क्विकर है, स्मॉलर है एंड हैव लार्जर कैपेसिटीज कंपेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। कंसाइज होती है, मसलन इसका जो इंस्ट्रक्शन साइज होता है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम, सिंटैक्स इसका बड़ा छोटा होता है और ये बड़ी क्विक परफॉर्म होती है इंस्ट्रक्शंस, और कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि इसकी डिमेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और वो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलना होता है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज बनाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है, इसके आगे स्लाइड में भी एक एग्जाम्पल है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में लैंग्वेजेस क्या काम करती हैं? तो जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के आगे बैठ के। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है जी। फिर लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। एप्लीकेशन में अगर आप देखें तो एप्लीकेशंस में आपके पास क्या है? एप्लीकेशन में आपके पास वर्ड है, ये देख रहे हैं। आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं, ये देखें जी, ये है ना एप्लीकेशन, ये तो नीचे आपको उसने क्या दिया हुआ है? वर्ड और एक्सेल, ठीक है जी। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए। तो एप्लीकेशन ने क्या कर दिया? यूजर का काम बड़ा आसान कर दिया, लेकिन यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हार्डवेयर से बात करने के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या कौन सी हैं? सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, जो क्या है हार्डवेयर से देखें दूर है। देख रहे हैं क्लोज कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये वाली। क्लोज कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज, दिस वन, ये देखें ये वाली। और वो है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो बड़ी क्लोज है किसके? हार्डवेयर के। कंपाइलर एंड असेंबलर, जैसे हम कंपाइलर की बात कर रहे थे, कंपाइलर किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस में। असेंबलर किस में होता है? लो लेवल लैंग्वेजेस में। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना, मजे की बात आपको बताऊं, सी प्लस प्लस में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो मोस्टली ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो क्या करते हैं, कंपाइलर को देते हैं प्रोग्राम, कंपाइलर क्या करता है, वो जाता है असेंबलर के पास और असेंबलर को कहता है कि भाई मुझे ट्रांसलेट करके दो। बात समझ रहे हैं? यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये सारी फिगर जो है वो कौन सी बनी हुई है। ये देखें, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो क्या यूज करती हैं? कंपाइलर यूज करती हैं। कंपाइलर क्या यूज करता है? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्राम कन्वर्ट होता है तो वो फिर असेंबलर से ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टेक्निकली ऐसे चीजें चल रही होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है, कंपाइलर आगे असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसमें कोड को कन्वर्ट कर देता है,
असेंबली लैंग्वेज में जब कोड कन्वर्ट हो जाता है तो फिर चला जाता है असेंबलर के पास, और असेंबलर फिर आगे क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह ये देखें, ये है हाई लेवल लैंग्वेजेस, और वो क्या यूज कर रही हैं, कंपाइलर यूज कर रही है। देखिए ना, इधर से कंपाइलर, कंपाइलर से आगे जा रहा है मशीन लैंग्वेज में। ये किसी किसी प्रोग्राम में, किसी किसी कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ले, कंपाइलर उसको कंपाइल करे और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में, मोस्टली कंप्यूटर्स में यही होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइलर को देती हैं प्रोग्राम, कंपाइलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है या असेंबली लैंग्वेज के पास प्रोग्राम ले आता है। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, उसको असेंबलर में कन्वर्ट करती है, और असेंबलर जो है वो फिर मसलन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दे देती है असेंबलर को, असेंबलर फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस क्या है। असेंबलर जो है ना वो बड़ी आगे की चीज है, वो हार्डवेयर के क्लोज है। कंपाइलर जो है वो हार्डवेयर से काफी दूर है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी बड़ी अच्छी सी, कि फेस टू फेस आप एक बंदे से बात कर रहे हैं, वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो रही है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको जो जबान आप समझते हैं वो दूसरा बंदा नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम आ गया, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, बीच में इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा उर्दू में, बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा है, वो उसको दोनों जुबानें आनी चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर उसको एक जुबान आती है तो वो क्या करेगा, वो तो फिर मेरे जैसा ही है, उसको दोनों जुबानें आनी चाहिए। तो बीच में एक बंदा बैठा है जो मेरी जुबान से समझता है, ठीक है, और फिर कन्वर्ट करके देता है दूसरे बंदे को। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उसको टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में एक दूसरा बंदा भी बैठा हुआ है, पहले जाता है प्रोग्राम उसके पास, उससे होके प्रोग्राम फिर जाता है आगे प्रोसेसर के पास। तो अगर वन टू वन हमारी करस्पॉन्डिंग्स हो रही है, मसलन मैं बंदे से बात कर रहा हूँ, वो भी उर्दू समझता है, मैं भी उर्दू समझता हूँ, तो बड़ी आसानी से बात हो जाएगी। और जैसे मैंने वो पहले आपको एग्जाम्पल दी ना बड़ी अच्छी सी, कि प्रोसेसर से अगर बातचीत करनी हो ना हमने, जैसे खुली डुली बात होती है ना बगैर किसी फिल्टर के, जैसे हम यार दोस्त आपस में बात करते हैं, तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज है, कोई फिल्टर नहीं है, डायरेक्ट आप जो है वो प्रोसेसर से जो आपने करवाना है आप करवा। पोर्टेबिलिटी एंड यूजेज, असेंबली लैंग्वेज की पोर्टेबिलिटी क्या है और उसके यूजेज क्या है, कहां कहां पे असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है। असेंबली लैंग्वेजेस आर टाइड टू वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं वो खास कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के लिए बनाई गई हैं, और ये जो है वो क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर है, क्लोजेस्ट टू द मशीन लैंग्वेज है। तो अगर एक प्रोग्राम आपने बनाया है एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए, मसलन उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जिस तरह से प्रोग्राम लिखा जा सकता है, वो प्रोग्राम कौन से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करता है, उस हिसाब से आप प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर ये बड़ा जो है वो वेरी करता है। आपका एक असेंबली का लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर आपने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बनाया है तो वो दूसरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे नहीं चलेगा। जैसे हायर लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप प्रोग्राम लिखते हैं, आपने एक प्रोग्राम लिखा एक कंप्यूटर पे बैठ के, वही प्रोग्राम अगर आप किसी दूसरी मशीन पे जाकर रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम, आपको आउटपुट भी देगा, क्योंकि वो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनमें पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। असेंबली लैंग्वेज में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये हार्डवेयर को मद्देनजर रखते हुए लैंग्वेज बनाई गई है। ये हार्डवेयर को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम लिखा जाता है, इसमें जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे तो दे आर नॉट पोर्टेबल। असेंबली लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल नहीं है। अ प्रोग्राम रिटन इन वन असेंबली लैंग्वेज वुड नीड टू बी कंप्लीटली रीरिटन फॉर इट टू रन ऑन अनदर टाइप ऑफ मशीन। अगर आपके पास दो मशीन्स हैं और दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, आपने एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम बनाया उसको आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए, और वही प्रोग्राम अगर आप दूसरे आर्किटेक्चर पे चलाएंगे तो वो प्रोग्राम वहां पे नहीं चलेगा। उसके लिए आपको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड, उसके रजिस्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, उसके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को जो है वो मद्देनजर रखते हुए। तो असेंबली लैंग्वेजेस का प्रोग्राम
जिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए बने हैं उसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे वो चलेंगे। वो किसी दूसरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे अगर आपने चलाना है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा। द लोएस्ट लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर नॉट पोर्टेबल। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो है ये दोनों लोएस्ट लेवल लैंग्वेजेस हैं और ये दोनों जो है वो पोर्टेबल नहीं है। लोएस्ट लैंग्वेजेस जो होती हैं, लोएस्ट लेवल लैंग्वेजेस पोर्टेबल नहीं होती। उसके बाद यूजेस की बात कर लेते हैं। टुडे असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल यूज्ड फॉर डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन। अगर हमने किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो वो हम हायर लेवल लैंग्वेज के थ्रू नहीं दे सकते, उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज ही यूज करते हैं। होता है ना, हार्डवेयर को चेक करना, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना, तो वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल है, हायर लेवल लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज आपको एक्सेस देती है जो प्रोसेसर की स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी, जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। आप डीप नहीं जा सकते हायर लेवल लैंग्वेजेस में, आप मशीन तक नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं उसे कर सकते। और टू एड्रेस क्रिटिकल परफॉर्मेंस इश्यूज। असेंबली लैंग्वेज ये 3 पर्पसेस के लिए यूज की जाती है आज भी, और भी काफी ज्यादा इसके पर्पसेस हैं। डायरेक्ट हार्डवेयर मैनिपुलेशन, कंप्यूटर को जो है वो किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना। एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन। असेंबली लैंग्वेज आपको ये एक्सेस देती है कि आप किसी भी प्रोसेसर के, किसी भी हार्डवेयर के, आप उसकी जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी भी एक्सेस आप ले सकते हैं और वो बड़े काम आती हैं हमारे बाद में। और टू एड्रेस क्रिटिकल परफॉर्मेंस इश्यूज। ये जो परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं ना, समटाइम्स को प्रोग्राम आपका अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो ये चीजें भी जो है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के थ्रू जो है वो ठीक की जाती हैं किसी भी प्रोग्राम की। टिपिकली यूजेज आर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मार्केट से कार्ड्स वगैरह परचेज करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स नहीं होते, पीसीआई पेरिफेरल जो होते हैं, जैसे लैन कार्ड हो गया, वीजीए कार्ड हो गया, मार्केट से। ये जो लोग गेम्स खेलते हैं ना, उन्हें पता होगा कि वीजीए कार्ड जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जब भी आप कोई ऐसा कार्ड मार्केट से परचेज करें तो उसके साथ उसकी जो है वो डिवाइस ड्राइवर की सीडी होती है, डीवीडी होगी, अभी तो इंटरनेट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो आज भी अगर आपने वीजीए कार्ड मार्केट से परचेज किया है तो उसके साथ जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, जो उस हार्डवेयर के लिए होता है, स्पेसिफिकली उसी वीजीए के लिए होता है जो आपने मार्केट से परचेज किया है, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है और वही वीजीए से डायरेक्टली बात कर सकता है। देखें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि भाई मुझे ये काम है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा कर्नल के पास, कर्नल फिर आगे जाता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के पास जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, और फिर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो उस स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बना है वो आपकी बात करवाएगा हार्डवेयर से। आप कभी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हायर लेवल लैंग्वेज यूज करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, छुपे हुए सिस्टम, खुफिया, जो आपको नजर नहीं आते, जैसे ओवन में एक जो है वो घर में जो आपके ओवन है जिसमें खाना गर्म करते हैं, उसमें एक छोटा सा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम चल रहा है जो इनपुट लेता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, आपको आउटपुट देता है। ठीक है, गाड़ियों में भी आजकल जो है वो एम्बेडेड जो है वो सिस्टम्स लगे होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं उनके लिए। एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और इसी तरह ये जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं इनके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। रियल टाइम जो सिस्टम्स होते हैं ये फ्लाइट कंट्रोल में यूज किए जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स में इन्हें यूज किया जाता है, और रियल टाइम सिस्टम ये बड़े कमाल के सिस्टम होते हैं, और इन्होंने रिस्पांस जो देना होता है ना वो गारंटीड होता है इनका रिस्पांस, और इनमें जो है वो टाइम का कंस्ट्रेंट्स भी होता है। मसलन टाइम जो है ये उसमें बाउंड होते हैं, उसी टाइम में इन्होंने क्या करना है, रिस्पांस देना होता है, और रिस्पांस इनका जरूर आता है। जैसे ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये जो जंगी जहाज होते हैं, इनमें भी ये रियल टाइम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं।
क्योंकि उनमें भी हार्डवेयर लगा हुआ है ना। तो वहां पे अगर एक बंदे ने जो है वो एक पायलट ने मिसाइल छोड़ना है दुश्मन को मारने के लिए, तो मिसाइल अगर नहीं निकलता तो जाहिर बात है फिर दूसरे जहाज से मिसाइल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिसाइल निकलना है, ठीक है, और हर सूरत उसने रिस्पांस देना है। तो उस एयरक्राफ्ट में बेसिकली एक रियल टाइम सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है, जो क्या करता है, गारंटीड रिस्पांस आपको देगा और टाइम कंस्ट्रेंट में, मसलन उस टाइम के अंदर ही उसने आपको रिस्पांस देना है। रियल टाइम सिस्टम में ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रिस्पांस और दूसरा रिस्पांस का टाइम, कि कितने टाइम में वो रिस्पांस दे रहा है। क्योंकि ये ऐसे सिस्टम है रियल टाइम सिस्टम कि अगर ये टाइम पे रिस्पांस ना दें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अगर आप बायोमेडिकल में जाते हैं, ये जो आईसीयूज में इक्विपमेंट पड़े होते हैं बायोमेडिकल, उसमें आप अगर देखें तो वहां पे भी रियल टाइम सिस्टम्स पड़े होते हैं छोटे छोटे, जो हार्ट बीट को एक नोट कर रहा है, एक ब्लड प्रेशर को नोट कर रहा है, और उन्होंने बाकायदा रिस्पांस देना होता है। अगर जरा सा भी हार्ट बीट जो है वो तेज होती है तो उसी वक्त वहां पे मॉनिटर पे जो है वो जो रियल टाइम सिस्टम मॉनिटर्स होते हैं उन पे आपको डिस्प्ले हो जाता है कि हाँ जी हार्ट बीट तेज तेज हो गई है इसकी, ठीक है। तो अगर वो ना बताए, लेट्स सपोज रियल टाइम सिस्टम में अगर वो नहीं बताता, रिस्पांस नहीं देता, और मरीज की जो हार्ट बीट है वो क्या हो गई है, वो एक्सीड हो गई है खतरनाक हद तक, तो मरीज तो मर जाएगा। तो रियल टाइम सिस्टम्स ने जो है इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। ऑक्सीजन कितनी जा रही है मरीज को, वो मरीज को जो है वो दुश्वारी हो रही है सांस लेने में, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो रियल टाइम मॉनिटर्स लगे हैं, साथ में सिलेंडर पड़ा होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं मरीज को। और उन्होंने टाइम देना होता है, टाइम पे काम करना होता है, और रिस्पांस उन्होंने जरूर देना होता है। और इनकी जो रिपेयरिंग है वो भी साथ साथ इनकी जो है वो चलती रहती है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे सिस्टम होते हैं रियल टाइम सिस्टम। तो इनमें भी असेंबली लैंग्वेज ही यूज की जाती है। एम्बेडेड सिस्टम में जो छुपे हुए होते हैं, जैसे एसी में एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आपको नजर तो नहीं आएगा, प्रोग्राम एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ उसके, ठीक है, उसके अंदर है, लेकिन वहां पे एक एम्बेडेड सिस्टम एसी के अंदर लगा हुआ है। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की मैंने आपको एग्जांपल दी, ये चीजें होती हैं। असेंबली लैंग्वेज इज एज क्लोज टू द प्रोसेसर एज यू कैन गेट एज अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को जितना प्रोसेसर का इस्तेमाल करना चाहिए उतना असेंबली लैंग्वेज उसको एक्सेस देती है प्रोसेसर के हार्डवेयर की। ये बड़ी इसमें जबरदस्त चीजें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को प्रोसेसर का एक क्लोज व्यू देती है, वो डायरेक्टली प्रोसेसर को यूज कर रहा होता है आपका प्रोग्रामर। एक्सक्यूज मी। असेंबली लैंग्वेज इज ग्रेट फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी प्रोग्राम की अगर आपने उसका मेकअप करना हो ना, हमेशा याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेजेस में, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी छोटी सी, उसमें जो प्रोग्राम बनते हैं ना, प्रोग्राम का एक ढांचा सा बनता है, उसमें फुल फ्लेज प्रोग्राम्स आप नहीं बना सकते, असेंबली लैंग्वेज की जरूरत पड़ जाती है। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या करेगी, वो प्रोग्राम को जो है वो उसका मेकअप करेगी, उसको जो है वो संवारेगी, उसको तराशेगी, उसको खराशेगी, उसको और जो है वो रिफाइन करके आपको पेश करेगी असेंबली लैंग्वेज। अगर आपका प्रोग्राम में स्पीड, आपका प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं है, सही तरह से रिस्पांस नहीं देता आपको, तो उसके लिए जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, और वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू होती है। इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए, प्रोग्राम में आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, और हायर लेवल लैंग्वेजेस आपको एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती। असेंबली लैंग्वेज जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है वो हायर लेवल लैंग्वेजेस कभी भी नहीं कर सकती। असेंबली लैंग्वेज गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम्स रिसोर्सेज। हायर लेवल लैंग्वेज में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। असेंबली लैंग्वेज में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है हार्डवेयर का। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर के क्लोज है लैंग्वेज। मच लाइक एन असेंबली लाइन, you write code to push single value into registers, deal with the memory addresses directly to retrieve values। वो इसकी एग्जांपल ये दे रहा है कि क्यों हमें जो है वो ये ज्यादा कंट्रोल देती है। उसकी वजह ये है कि हम प्रोसेसर के रजिस्टर्स को डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं, हम मेमोरी से डायरेक्टली एड्रेसेस उठा रहे होते हैं, हम सीधा मेमोरी को यूज करते हैं, बीच में कोई फिल्टर नहीं होता, सीधा डायरेक्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो रही है वहां पे।
मेमोरी को हम जो है वो 1 to 1 यूज करते हैं। इसी तरह प्रोसेसर को जो है वो सीधा डायरेक्टली यूज किया जाता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बीच में फिल्टर नहीं होता। रजिस्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है और हमारी असेंबली लैंग्वेज इन्हीं रजिस्टर को यूज करती है। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू विच आर यूज्ड बाय नियरली एवरी इंस्ट्रक्शन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स को ही यूज करती है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय 2 लेटर नेम्स। रजिस्टर्स को जो है वो कैसे लिखा कैसे जाता है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि रजिस्टर्स कैसे होते हैं। ऐसे उनके नाम होते हैं, 2 लेटर का नाम होता है उनका। ए एक लेटर हो गया, एच दूसरा लेटर हो गया, ए एच, ए एल, ए एक्स एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारा अकोमोलेटर रजिस्टर है 8086 का, और ये फुल रजिस्टर की बात हो रही है, और ये हाफ ऑफ करके भी आपने यूज कर सकते हैं। और वो ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे 4 रजिस्टर्स है ना हमारे पास, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स, अकोमोलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर। तो इन ये 4 जो है रजिस्टर, इन्हें हम अलग अलग से भी करके यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा जो प्रोसेसर है वो है 8086 16 बिट का प्रोसेसर है। तो ये जितने भी रजिस्टर्स मैंने आपको बताए, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है, ये जो ए एच और ए एल लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो 16 बिट का एक रजिस्टर है ना ए एक्स, इसे आप हाफ ऑफ करके 8 बिट इन्हें ऐसे करके भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मसलन 16 बिट में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो जाएगी हायर में, ए एच में जाएगी, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कहां पे जाएगी, ए एल में जाएगी। यहां पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट भी आपको कर देता हूं। ये देखें जी, ये हमारा है ए एक्स, ये ए एच हो गया और ये ए एल हो गया। ये बेसिकली 16 बिट का रजिस्टर है ए एक्स। यहां पे ये बात हो रही है, ये जो ए एच और ए एल लिखा हुआ है ना, कि इन्हें हम हाफ ऑफ करके भी यूज कर सकते हैं। कि आप 16 की 16 बिट आपने नहीं यूज करनी तो उन्हें क्या करो, हाफ ऑफ करके भी यूज किया जा सकता है। जैसे ये ए एच जो है वो 8 बिट का हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ए एल जो है जिसमें लोअर बिट आती है, ये भी कितने बिट का हो जाएगा, 8 बिट का। ये आ गया, ठीक है जी। तो ये जो जितने भी रजिस्टर्स हैं, बी एक्स को भी आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ए एच की जगह अगर आप बी एक्स यूज कर रहे हैं तो बी एच हो जाएगा, हायर बिट जो है वो बी एच में चली जाएगी और लोअर बिट जो है वो बी एल में चली जाएगी। इसी तरह सी एक्स को भी ऐसे करके यूज कर सकते हैं, और डी एक्स रजिस्टर जो डाटा रजिस्टर है जनरल पर्पज में, उन्हें भी आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है कि वी रेफर टू मशीन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जी कि हम मशीन इंस्ट्रक्शंस को रेफर करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं हमारे कोर्स में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, इसमें जितना भी नंबर जब भी लिखा जाएगा, नंबर हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में भी जो नंबर हम लिखते हैं वो हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो पढ़ने में हमें आसानी होती है। देखिए हम 0101010000 ऐसे करके तो नहीं लिख सकते ना, वो तो इतने ज्यादा जीरोस हो जाएंगे। तो हम यूज क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे टेक अप लेस राइटिंग स्पेस, क्योंकि ये थोड़ी स्पेस लेते हैं जब भी इन्हें लिखा जाए हेक्साडेसिमल में। 01 में लिखेंगे तो वो काफी ज्यादा स्पेस ले लेंगे आपकी, ठीक है। वो 01 ही आपको जो है वो स्क्रीन पर नजर आएंगे, प्रोग्राम नहीं नजर आएगा फिर आपको अपना, ठीक है। स्क्रॉल ही करते रहेंगे हम ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऐसे करके ये चीजें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज करते, वो 0 to 9 जो होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। उसकी एक बड़ी रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमें जो है वो बाइनरी डिजिट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। चलें कोई नहीं, बात एक दफा देख लेते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी, अच्छी बात है। बेसिकली हमारे पास जो बाइनरी होता है, कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है,
कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी को, बाइनरी डिजिट्स को। बाइनरी डिजिट्स में हमारे पास क्या होता है जी, या तो 0 होता है या फिर क्या होता है 1, जो बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बाइनरी डिजिट से ही आपका बिट निकला है। यहां से इसने BI लिया, यहां से डिजिट से T लिया, तो ये क्या बन गया आपका बिट। तो अगर हम जो है वो एक बिट की बात करें, बिट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना स्टोरेज का, उसे बोला जाता है बिट। बिट या तो 0 होता है या 1 होता है। मसलन अगर ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करना है, जारी बात है। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ हो गया। ठीक है, 1 लिखना है तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेसर के अंदर और कुछ भी नहीं होता। ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स ये प्रोसेसर्स के अंदर लगे हुए हैं ना, ये एक ही काम करते हैं। ये इनका काम है स्विच करना, बस 0 और 1 लिखना। और स्विचिंग से जो स्विच ऑफ है वो 0 लिख रहा है, जो स्विच ऑन है वो क्या कर रहा है, वो 1 लिख रहा है। तो प्रोसेसर के अंदर तो जस्ट 0 एंड 1 ही चलते हैं और स्विचिंग होती है। और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो जो क्लॉक स्पीड आपकी मेंशन होती है ना प्रोसेसर के साथ, बेसिकली वो ये बता रहा है कि वो कितनी जल्दी से जो है वो स्विचिंग कर सकता है। ठीक है, और कितनी ज्यादा स्विचिंग कर सकता है वो। तो प्रोसेसर के अंदर जो है वो स्विचिंग ही होती है 0 1 लिखने के लिए, और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो बाइनरी डिजिट्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे छोटा हमारे पास यूनिट क्या है, बिट। तो अगर हम एक बिट की बात करें तो एक बिट में क्या आएगा, या तो आएगा 0 या फिर आएगा 1। अगर हम 2 बिट की बात करें तो 2 बिट में क्या आएगा, सॉरी ये बिट का जो बी है ना ये छोटा लिखा जाता है। तो अगर हम जो है वो 2 बिट की बात करते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। देखिए हमारा 2 बेस नंबर सिस्टम है, बाइनरी डिजिट में टोटल कितने नंबर हैं, 2। अगर हमने 2 बिट लेने हैं तो दैट्स मीन 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया। तो ये कितने बन गए, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर हम जो है 2 बिट्स यूज करते हैं। कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह अगर हम 3 बिट लेते हैं तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम 4 बिट लेते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, गो ऑन, सोचो जरा, उसके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे, ये देखें, 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो क्या है, 8। 2 रेज़ टू पावर 4 क्या है, 16। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 8 क्या होगा, 32। ठीक है, इसी तरह ये चीजें आगे चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या चीजें होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं जी, 10 नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे पास ज्यादा नंबर होते हैं, वो अभी हम देखते हैं कि वो कितने होते हैं। तो हम बहस क्या कर रहे हैं, हम बहस ये कर रहे हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज करते, हम 0 1 2 3 क्यों नहीं शो करते उसमें असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में, हम हेक्साडेसिमल नंबर क्यों जो है वो यूज करते हैं। उसकी एक बड़ी बड़ी आप कह लें कि बड़ी कमाल की रीजन है, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर क्यों यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। सिर्फ लिखते हैं, इसमें आगे जाके उन्होंने बाइनरी में ही कन्वर्ट होना होता है। देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम यूज करते हैं बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो जाए ना कि 0 को कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाए। 0 को तो आप 1 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो अगर आप 1 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं 0 को, तो 1 बिट में क्या होता है, 1 बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। बात समझ रहे हैं। तो मैं फिर सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं और 1 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं 1 बिट लेता हूं तो कितने कॉम्बिनेशन निकलते हैं, 1 बिट में 2 कॉम्बिनेशन निकलते हैं। ठीक है जी। तो फिर यहां पे अगर मैं 2 बिट लेता हूं तो कितने कॉम्बिनेशन निकल आएंगे, 4 कॉम्बिनेशन निकल आएंगे। ये देख लें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये है जी, 0 और 1 भी आ जाएगा और 2 को रिप्रेजेंट कर लूंगा डेसिमल में से, 3 को रिप्रेजेंट कर लूंगा। इसी तरह अगर मैं 3 बिट लेता हूं तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं जो है वो यहां तक 7 तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगर मैं क्या करता हूं, 3 बिट लेता हूं तो। ठीक है, लेकिन 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 9 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पे एक चीज समझनी है कि मैं 3 बिट ले रहा हूं यहां पे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ डेसिमल के
एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। किसको? जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक डिजिट की बात हो रही है। एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कितने बिट ले रहा हूं? मैंने जो है वो 3 बिट ली, और मैं कितने जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 7 तक। 8 हमारा रह गया, 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अगर 3 बिट लेता हूं। 9 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आप बोलेंगे बिट ज्यादा कर लो, ऑफकोर्स हम ज्यादा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि हम 4 बिट ले लेते हैं। कितनी? 4 बिट। 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डेसिमल में नंबर्स कितने हैं? 10 हैं टोटल नंबर्स। बात समझ रहे हैं? जैसे देखें, मैंने अगर 2 को और 8 को प्लस करना है तो मैं कैसे करूंगा? 8 की बाइनरी बनती है 100। ये कैसे बनती है? ये तो आपको पता ही होगा ना, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, 8 4 2 1, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। तो हमने 8 लिखना है, तो 8 जो है वो जस्ट ये यूज होगा 1 2 4 8 में। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा? 1 0 0 0, क्योंकि 4 भी यूज नहीं हुआ, 2 भी यूज नहीं हुआ, 1 भी यूज नहीं हुआ। झटका तरीका बता रहा हूं आपको, चीजें समझ आनी चाहिए ना बस। अगर हमने 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 जो है वो वहां पे लिखा हुआ है, 4 की बाइनरी क्या बनेगी? 0 1, क्योंकि 4 को यूज कर रहे हैं। आप 2 को यूज नहीं किया, 1 को भी यूज नहीं किया। इसी तरह अगर मैं 3 को रिप्रेजेंट करूंगा तो 3 की बाइनरी क्या बनेगी? 3 की बाइनरी बनेगी, देखिए 0 0, ठीक है। 2 और 1 3 होता है, तो ये दोनों यूज हुए तो इनकी जगह 1 आ जाएगा। तो 3 जो है वो बाइनरी में ये बनेगा 0 0 1 1। तो ये है एक सिंपल सा फार्मूला जिससे हमने क्या किया? 8 का नंबर निकाला। 8 क्या है? 1 0 0 0। इसमें मैं क्या प्लस कर रहा हूं? 2 को प्लस कर रहा हूं। तो 2 की बाइनरी क्या है? 0 0 1 0। इनको ऐड करूंगा तो क्या नंबर आया मेरे पास? ये क्या है? ये 10 है। अभी 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? साथ साथ रहना है मेरे। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे पास कोई डिजिट ही नहीं है कि मैं जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकूं 1010 को, जो ये मेरा अभी आंसर आया ये वाला, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास उधर डिजिट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 10 लिखता हूं तो 10 में कितने डिजिट हैं? 10 में 2 डिजिट हैं, ठीक है। एक हो गया आपका 1 और दूसरा क्या है? 0। लेकिन मैं जो 4 बिट ले रहा हूं, मैं किसको? एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूं। ये फिर कितनी बिट बन जाएंगी? ये तो फिर ज्यादा बन जाएंगे नंबर। मैंने एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट ली। और दूसरी एक बात और यहां पे देखें, 10 को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो एक डिजिट नहीं है, 10 2 डिजिट बनते हैं। और इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4 बिट के, 4 बिट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 16, ठीक है। 16 माइनस 10, डेसिमल में कितने हैं? 10। तो बाकी के 6 मैं कहां से रिप्रेजेंट करूंगा? ठीक है। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ गई एक नए नंबर सिस्टम की, जिसे हम क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हर एक डिजिट, अगर मैं 4 बिट लेता हूं एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे पास टोटल 16 प्रॉपर कॉम्बिनेशन आएंगे जो मेरी चारों की चारों बिट को डिफाइन करते हैं। हेक्साडेसिमल में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे आएगा A B C D E एंड F। अभी देखें, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या आ गया? A आ गया। A क्या है? 10, B क्या है? 11, C 12, D 13, E 14, F 15। बात समझ रहे हैं? मैंने कितनी बिट यूज की? मैंने 4 बिट यूज की। टोटल कॉम्बिनेशन मेरे कितने बने? 16 कॉम्बिनेशन बने अगर मैं 4 बिट यूज करता हूं, ठीक है। और 4 बिट यूज क्या कर रहा हूं? एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 4 बिट यूज करूंगा, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज करूंगा। इसी तरह A को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट यूज करूंगा? 4। यहां पे क्या हो गया था? ठहरे, ये इसको चेंज कर लेते हैं यहां से ताकि थोड़ा सा और समझ आ जाए। यहां पे क्या हो गया था? यहां पे 2 डिजिट बन गए थे, 1 और 0। यहां पे देखिए सारे सिंगल डिजिट हैं, यहां से लेके यहां तक सिंगल डिजिट है, और हर एक डिजिट को मैं 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
और मेरे पास 16 के 16 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। 4 बिट अगर मैं लेता हूं तो पूरे के पूरे 4 बिट को यूज भी कर रहा हूं। हर बिट की मेरे पास हेक्साडेसिमल में उसका कॉम्बिनेशन निकल रहा है। मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी नंबर को जो कि डेसिमल में नहीं था, तो इस वजह से हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। दूसरी एक और चीज, डेसिमल में मैक्सिमम नंबर कितना होगा? 9999। ठीक है, ये डेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में देखें, हेक्साडेसिमल में लास्ट नंबर होगा एफ 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 एफ। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन 10,000 बनते हैं टोटल हेक्साडेसिमल में, और ये कितने बनते हैं? 65,535 इतने कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं जो है वो यूज कर सकता हूं 65,535। तो देखें कितना ज्यादा, कहां पे जो है वो 10,000, कहां पे 65,535। और मैं कितने बिट ले रहा हूं, बात समझनी है ध्यान से। यहां पे भी मैं जो है वो 4 बिट ले रहा हूं, ठीक है। और इधर भी मैं कितने बिट ले रहा हूं, इधर भी मैं 4 बिट ही यूज कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? डेसिमल में 4 बिट मुझे मैक्सिमम ये वैल्यू देते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में मुझे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिलती है? ये सेम स्पेस यूज करके 4 बिट ही यूज करके देखें कितना ज्यादा फायदा हो गया। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ताकि रिप्रेजेंटेशन निकल आती है हर एक बिट की। मैं हेक्साडेसिमल में उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? मशीन इंस्ट्रक्शंस का आपको पता है मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का मिलेगा। असल बात आपको बताने लगे हैं। देखें, इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि आपको ये पता होगा, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीख के, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज सीख के, कि हमारी इंफॉर्मेशन हार्डवेयर में कहाँ पे जो है वो शुरू हुई और कहाँ पे है और कहाँ पे आगे जाएगी। ठीक है, नॉर्मल एक आम बंदा अगर कंप्यूटर यूज करता है तो उसे क्या पता, वो तो स्क्रीन देखेगा, जो सामने हो रहा है वही उसके लिए कंप्यूटर है। लेकिन इस कोर्स में आपको ये पता चलेगा कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें, कौन कौन सा हार्डवेयर उसने यूज किया, कब उसने मेमोरी यूज की, कब उसने सीपीयू यूज किया। ये इस कोर्स की खूबसूरती है कि आपको पता है कि वो जो स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही हैं वो कैसे नजर आ रही हैं, बैकग्राउंड पे प्रोसेसिंग क्या हो रही है। ठीक है। A machine instruction is a binary code, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, that has a special meaning for a computer's CPU। और वो क्यों होता है स्पेशल मीनिंग उसका, वो भी हमने देखा, 0 और 1। तो कंप्यूटर जो है वो CPU जो है वो सिर्फ 0 को अंडरस्टैंड करता है और 1 को अंडरस्टैंड करता है। इट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। ये 0 1 ही कंप्यूटर को बताते हैं कि आप क्या करें, टास्क परफॉर्म करें। Each machine instruction is precisely defined when the CPU is constructed। वो कहता है जी कि ये जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये 0 1 1 1 0 0 0 0, ये जो नंबर्स होते हैं, ये बेसिकली जब प्रोसेसर बनाया जाता है ना तो उसको इंस्ट्रक्शन सेट दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट दिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफाइन की जाती हैं जब प्रोसेसर आप बना रहे होते हैं तब, and it is specified to that type of CPU। और वो इंस्ट्रक्शंस उसी CPU के लिए होती हैं जिसको आपने अभी अभी बनाया है। जब आप CPU बना रहे थे तो इंस्ट्रक्शन जो आपने डिफाइन की थी इस प्रोसेसर को, CPU को चलाने के लिए, वही इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ उसी प्रोसेसर के लिए होती हैं और किसी दूसरे प्रोसेसर पे वो नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 1 0 0 add a number to the AL register। अभी यहां पे एक चीज आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि हम असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। असेंबली में हम एक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे ऊपर वाला का देख लेते हैं, ऐड नंबर चले कोई भी ले लेते हैं। हम कहते हैं जी कि AL में एक नंबर है 5, वो क्या करो, स्टोर कर दो। तो बेसिकली CPU के पास ये
इंस्ट्रक्शन नहीं जाती, सीपीयू के पास क्या जाता है, सीपीयू के पास जाता है ऑपरेशन कोड। बात समझ रहे हैं? अगर हम कहते हैं ऐड एल और उसमें क्या करो 5 की वैल्यू जाके ये नंबर उसके अंदर रजिस्टर के अंदर रख दो, तो सीपीयू के पास क्या जाएगा, सीपीयू के पास जो है वो ऑपरेशन कोड जाता है। और ऐड एल का ऑपरेशन कोड जो है ना ये वाला इतने हिस्से का, वो क्या है, वो ये है। इसी तरह एक और इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, मूव AX टू BX, मूव AX कमा BX। अभी इस इंस्ट्रक्शन में हो क्या रहा है कि BX की जो वैल्यू है वो कहां पे जा रही है, वो AX के अंदर मूव हो रही है। ये काम करने के लिए इसका जो ऑपरेशन कोड बनता है वो क्या बनता है, वो ये लिखा हुआ है 10100011, ये वाला, ये क्या है, ये उसका ऑपरेशन कोड है ये काम करने के लिए। अच्छा, यहां पे एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि आप कोड जो होता है ना, ऑपरेशन कोड भी जिसको कहते हैं, वो बेसिकली उसमें आपके वेरिएबल्स नहीं आते, ये वेरिएबल है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आप कोड किसका बनेगा, इस चीज का ऐड एल का। लेकिन जो दूसरी नीचे इंस्ट्रक्शंस है उसमें क्या हो रहा है, ये सारे का सारा आप कोड है ये, क्योंकि इसमें कोई आपका वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल हमने इसको नहीं दिया। तो मूव AX कामा BX इसका पूरे का पूरा ऑप कोड ही बनेगा, क्योंकि इसमें जो है वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने देखा था ना कि होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन को पहले क्या किया जाता है, फैच किया जाता है, फैच करने के बाद उसको डीकोड किया जाएगा, हमने डीकोड पे भी बात करनी है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो डीकोड जब करता है ना, देखें जब मेमोरी में इंस्ट्रक्शन चली जाए रैम के अंदर, तो वो आप समझ लें कि वो किस फॉर्म में गई है, वो 0 और 1 की फॉर्म में गई है, बाइनरी फॉर्म में गई है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। आपको जो स्क्रीन पर नजर आता है वो सारी जो है वो वर्चुअल चीजें हैं, वो वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं, वो वर्चुअल है सब कुछ। आपको फाइल नजर आती है MP4, आपको MP3 नजर आता है, आपको पिक्चर नजर आती है JPG। कंप्यूटर के लिए वो क्या है, वो 0 एंड 1 है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपकी आसानी के लिए वो चीजें जो है बनाई हैं, इसीलिए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड पे क्या चीजें चल रही हैं, बैकग्राउंड पे जो है वो 0 और 1 ही चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये होता इतनी जल्दी है कि देखें प्रोसेसर जो है वो आजकल आपको पता है ना कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, आजकल के जो गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर्स हैं बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप जब कैमरा से फोटो लेते हैं तो आपको फोटो नजर आती है, कंप्यूटर्स के लिए क्या है, कंप्यूटर्स के लिए वो 0 एंड 1 है। आपको फाइल नजर आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए क्या है, वो 0 एंड 1 है। ठीक है, उसने जब भी उसको देखना है 0 एंड 1 की फॉर्म में उसको देखना है, लेकिन ये इतनी तेजी से ये 0 एंड 1 लिखते हैं और आपको रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करके देखते हैं कि आपको आंख से भी नजर नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेसर बड़ा फास्ट है। आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा फास्ट कंपोनेंट है वो आपका प्रोसेसर है। और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर्स के अंदर वो किसने करनी होती है, प्रोसेसर। तो होता क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को पहले मेमोरी से फेच किया जाता है। जब सीपीयू को इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है तो वो मेमोरी से उसे क्या करता है, कहता है जी कि ये एड्रेस है, जाके लेके आओ। एड्रेस बस पे डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो डाटा होता है वो डाटा बस पे जो है वो आता है और वो सीपीयू के पास चला जाता है। डाटा बस होती है ना, 3 तरह की बसेस होती है ना, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, जो मेमोरी और सीपीयू को आपस में जोड़ के रखती हैं। हमने आर्किटेक्चर में देखा था वॉन न्यूमन के, जो सिंपल सा एक आर्किटेक्चर था। आगे 8086 में भी हमने ये चीजें देखी थी, फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा, उसका एड्रेस दिया जाएगा मेमोरी को कि यहाँ पे ये डाटा पड़ा है, मुझे डाटा चाहिए ये वाला, तो डाटा बस के थ्रू जाएगा। नीचे जो कंट्रोल बस है वो बेसिकली ये बताती है कि प्रोसेसर जो है वो अभी रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है। तो अगर उसने को रीड करना है ऑपरेशन, मसलन मेमोरी में पड़ा है, डाटा फेच करना है, तो जारी बात है वो क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। तो नीचे जो कंट्रोल बस है वो ये बताती है कि भाई रीड ऑपरेशन है। ठीक है, अगर सीपीयू ने राइट करना है तो वो फिर कंट्रोल बस ही बताती है कि सीपीयू राइट करने आया है मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, ये चीज है। तो फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। अभी जब
हम कहते हैं जी कि 2 और 2 को क्या करो, जमा करो। तो 2 कहाँ पे पड़ा है, ये वाला मेमोरी में। लेट्स सपोज कि ये 3 है, 3 भी कहाँ पड़ा है, मेमोरी के अंदर। तो पहले उसको क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा इन दोनों को मेमोरी से, ठीक है। फेच करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, इसको डीकोड किया जाएगा। डीकोड कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब डीकोड करते हैं ना, तो ये जो प्लस का सिंबल है ना, यहाँ पे इसको पता चलता है डीकोड जब करने लगते हैं कि ये 2 और 3 को उसने क्या करना है, प्लस करना है। मतलब वो इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है डीकोड वाले प्रोसेस में। डीकोड में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस को वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरे पास अपकोड क्या आया है, ठीक है। ऐड का अपकोड है, ये देखिए ना, ऐड का अपकोड क्या है, ये यहां पे पड़ा हुआ है। तो वहां पे सीपीयू के पास क्या जाएगा, 2 + 3 नहीं जाएगा, सीपीयू के पास 2 की बाइनरी जाएगी, 3 की बाइनरी जाएगी, और साथ क्या जाएगा, ऐड का अप कोड जाएगा। ये कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि जरा हमें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है जी। मसलन 2 की बाइनरी जाएगी, 3 की बाइनरी जाएगी, और हमें पता है ना कि हम प्लस कर रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है उसको, ऐड एल कमा, आगे हम लिख देंगे जो भी हमारे ऑपरेंड्स हैं, ठीक है जी। ये ऑपरेंड है बेसिकली, ये जो 5 है, जो वेरिएबल था, ये क्या है, ये अप कोड है, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है हमारे पास। ये दोनों जो है वो ये हमारे टोटल ये अप कोड ही बनेगा, मूव ए एक्स कमा बी एक्स, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो ऐड का जो है वो सीपीयू के पास अप कोड जाता है, तो ये जब अप कोड जाएगा ना, ऑपरेशन कोड सीपीयू के पास जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि ये जो अप कोड है ये किसका है, ये ऐड का अप कोड है। इसी तरह मूव का अप कोड जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसी तरह सब का सब्ट्रैक्शन करने का ऑपरेशन कोड डिफरेंट होगा, ठीक है। डिवीजन करने का, मल्टीप्लाई करने का, ये अप कोड जो है वो क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होते 0 और 1 की फॉर्म में है जब सीपीयू के पास जाते हैं, और सीपीयू उस अप कोड को देख के अंडरस्टैंड करता है कि मैंने क्या करना है। जैसे ऐड का अप कोड आपने देख लिया कि ये है जी, लेट्स सपोज वो है 0000100। इसी तरह सब का क्या होगा, 101000, ऐसे करके ये सब का है, ठीक है। ऐड का डिफरेंट होगा, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंट अपकोड होगा, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट होगा, और डिवीजन का डिफरेंट होगा। बात जो बताने वाली है वो ये है कि जब डीकोड होता है तो उसके पास अपकोड जाता है, ऑपरेशन कोड जाता है सीपीयू के पास। वहां पे डीकोड जो है वो सेक्शन उसको देखता है, डीकोड वाला सर्किट, कि जो अपकोड आया है ये किसका आया है। वहां पे प्लस ऐसे करके सिंबल नहीं जाते, माइनस का सिंबल, वहां पे क्या जाते हैं, वहां पे ऑपरेशन कोड जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बेसिकली डिफाइन करती हैं कि प्रोसेसर जो है वो बेसिकली क्या करना चाहता है, ठीक है। और हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग से मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, और ये कब लिखी जाती हैं, जब प्रोसेसर बनाया जाता है। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने लगे हैं। मशीन लैंग्वेज जैसे आपको पता है, अभी भी हमने पिछली स्लाइड में देखा, नेटिव टू अ प्रोसेसर, प्रोसेसर की अपनी लैंग्वेज है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। जब उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट रखा जाता है कि भाई ये नंबर आए तो इसका ये मतलब है, ये नंबर आए 0 और 1 में तो इसका ये मतलब है, वो उसकी मशीन लैंग्वेज है अपनी, जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय हार्डवेयर, तो हार्डवेयर पे 0 और 1 की फॉर्म ही चलती है। इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 1s एंड 0s। असेंबली लैंग्वेज क्या है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस सिंबॉलिक नेम्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस, रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशंस। असेंबली लैंग्वेज में जैसे आपको पता है ये सिंबॉलिक कुछ उसमें जो है वो सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, जिसको जो है वो उससे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस दिया जाता है, सिंबॉलिकली दिया जाता है, मींस को नंबर यूज करते हैं, कोई सिंबल यूज की जाती है उसके लिए, स्पेसिफिकली कोई सिंबल यूज की जाएगी। स्लाइटली हायर लेवल लैंग्वेज, थोड़ी सी हायर लेवल लैंग्वेज है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह नीचे लिखी हुई है। वो कहता है कि रीडेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज बेटर देन मशीन लैंग्वेज। स्लाइटली हायर इस वजह से है ये लोअर लेवल लैंग्वेज, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज इस वजह से है क्योंकि इसकी जो रीडेबिलिटी है ना वो हम पढ़ लेते हैं। वैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल की लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो आपको पता है,
हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के लिए होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रोसेसर के लिए होती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो बीच में कहीं आती है, ठीक है, स्लाइटली हायर लैंग्वेज है लेकिन ये लो लैंग्वेज में ही आएगी। बस थोड़ा सा रीडेबिलिटी में हमें जो है वो आसानी हो जाती है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है ना, ये जो बड़े बड़े दफ्तर होते हैं ना पहले स्टार्ट में, आजकल तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो पहले रिकॉर्डर भी थे होते, तो उन्होंने एक शॉर्ट हैंड का कोर्स होता था, उसमें कुछ सिंबल्स होते थे। और ये जो चीफ एग्जेक्टिव्स होते थे ना, इन्होंने ये शॉर्ट हैंड का ना एक बंदा जिसको ये लैंग्वेज आती है वो हायर किया होता था। और वो क्या करता था कि उन्होंने, बड़ा कम टाइम होता है जो चीफ एग्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो बोलते थे और कुछ सिंबल्स वगैरह ड्रॉ किए जाते थे। वो जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जिसको वो अंडरस्टैंड करता है ना, उनका पीए वगैरह, उसको शॉर्ट हैंड जो है वो आना चाहिए, ये भी शर्त होती है उसके लिए। शॉर्ट हैंड में वो लिखता था, यानी कि इतना ज्यादा लंबा सेंटेंस तो नहीं लिखा जा सकता ना, तो हम उसे क्या करते थे, वो शॉर्ट करके लिख लेता था। और उसके लिए एक लैंग्वेज होती है जो बकायदा सीखनी पड़ती है। तो बाद में उन सिंबल्स को जो है वो देख के वो बकायदा जो है बाद में टाइप कर लेता था और उसे पूरी की पूरी समझ आ जाती थी कि उस वक्त उन्होंने क्या बोला था, उन सिंबल से ही उसे समझ आ जाती है। तो ये होता है शॉर्ट हैंड। दूसरी इसमें जो लास्ट चीज है वो ये है कि वन टू वन करस्पॉन्डिंग होती है असेंबली लैंग्वेज में विद मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। मसलन डायरेक्ट बात होती है प्रोसेसर की। मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्रोसेसर से जो है वो हेलो हाय करनी हो ना, जैसे हम यार दोस्त आपस में हेलो हाय करते हैं बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी इंट्रूजन के, तो उसके लिए जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, डायरेक्ट बात होती है आपकी, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। असेंबलर्स ट्रांसलेट असेंबली टू मशीन कोड। एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर, पहले भी बात की उस पर थोड़ी सी। वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। कंपाइलर जो होता है, जो हायर लेवल लैंग्वेज में यूज होता है, ट्रांसलेट हायर लेवल प्रोग्राम्स टू मशीन कोड। वो कंपाइलर भी यही करता है जो असेंबलर का काम होता है। लेकिन कंपाइलर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि या तो वो डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, बड़े ऐसे कम कंपाइलर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्टली जो है वो किया जाता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, कंपाइलर के थ्रू। और वो किसके थ्रू किया जाता है, वो भी असेंबलर के थ्रू ही किया जाता है। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, बाद में जब कंपाइलर उसे कंपाइल करता है तो वो फिर असेंबली लैंग्वेज को देता है। और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो यही काम करते हैं, वो असेंबलर ही यूज करते हैं। कंपाइलर से प्रोग्राम लेता है असेंबलर, और असेंबलर फिर आगे उसे मशीन जो है वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कुछ डिफरेंस आपको पहले भी बताए थे, एक स्लाइड आ गई, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो गया। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं, पीछे भी आपको बताया, अभी थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, निमोनिक्स यूज करते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं आगे चल के देखते हैं उसकी एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ शॉर्ट अल्फाबेट कोड दैट लिटरली असिस्ट द मेमोरी इन रिमेंबरिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस, जो कि मेमोरी को हेल्प करता है कि सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस को याद करने में। इट मे बी एन इंस्ट्रक्शन और अ डायरेक्टिव। इंस्ट्रक्शन का तो आपको पता है, यहाँ पे एक और चीज उसने यूज की है, एक और वर्ड आ गया नया, डायरेक्टिव। ये भी हमने आगे चल के पढ़ने हैं। वो कह रहा है जी या तो वो निमोनिक्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं या फिर क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स भी होते हैं। वो कैसे, वो नीचे लिखा हुआ है। एग्जांपल उसकी क्या दे रहा है, एन इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने पीछे देखा मूव, ये बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस को लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा, मूव। मूव बेसिकली इंग्लिश का ही वर्ड है, MOVE, के मूव कर दो जी, ये वैल्यू इस रजिस्टर में जाके क्या करो, मूव कर दो। ये देखते हैं, आपको और ज्यादा इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। क्या करो जी, इंस्ट्रक्शंस क्या है, मूव, MOV। वैसे हमने पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, AX, 5। तो ये बेसिकली क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। ये बात जो कर रहा था इंस्ट्रक्शन की, ये इंस्ट्रक्शन है मूव AX, और इसी का ही ऑपरेशन कोड बनता है जो सीपीयू के पास जाता है। देखें वेरिएबल तो जो है वो कांस्टेंट तो नहीं होते, वो तो चेंज होते रहते हैं।
ये बेसिकली क्या है, ये साथ इसके डायरेक्टिव है। क्या है जी, डायरेक्टिव। बात समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन ये है, डायरेक्टिव इसके साथ है। तो यहां पे वो बात कर रहा है, और डायरेक्टिव जो है वो डिफाइंड बाइट का, अ डायरेक्टिव डीबी, डीबी क्या है, डिफाइंड बाइट यूज टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल। जैसे ये हमने वेरिएबल जो है वो लिया, ठीक है, ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है ना, तो ये बेसिकली वर्ड है। क्या है जी, वर्ड। ये 05 नहीं है, ये असेंबली लैंग्वेज में आपको बताया ना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में ये लिखा गया है, ये ऐसे 0005, ठीक है। और हमने ये भी पिछली स्लाइड में देखा था कि हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं ना, तो हेक्साडेसिमल में जो एक ये डिजिट है, ये बेसिकली कितने बिट का है, एक डिजिट है वो 4 बिट का होता है। कितने बिट का, 4 बिट को हमने लिया था ना रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल में जितने भी नंबर्स आ रहे थे सबकी रिप्रेजेंटेशन हमने कितने बिट से रिप्रेजेंट की थी, 4 बिट से। तो एक हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है, 1 हेक्साडेसिमल जो डिजिट है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का। तो हमारा प्रोसेसर जो है वो 16 बिट का है। तो यहां पे जो है वो क्या किया गया, ये 4 बिट 4 बिट 4 बिट और 4 बिट, ठीक है, ये टोटल कितने बन गए, 16 बिट, ठीक है। ऐसे करके ये नंबर लिखा जाता है। तो डायरेक्टिव्स हम यूज करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, फिर वेरिएबल जो है वो निकालते हैं। आगे वो बता रहा है कि जी एन इंस्ट्रक्शन मे कंटेन्स 0, कि इंस्ट्रक्शन एक ऐसी हो सकती है कि जिसमें कोई ऑपरेंड ना हो। जैसे एक और इंस्ट्रक्शन देखी थी ना हमने, कौन सी भला, ये वाली, ऐड या मूव कर लें, ऐड कर लें, एक ही बात है, ए एक्स कामा बी एक्स। तो बेसिकली इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें वेरिएबल था ये 5, ये 5 क्या था, ये वेरिएबल था इसमें, और इसे जो है वो डायरेक्टिव भी बोला जाता है, डायरेक्टिव। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो वो कह रहा है यहाँ पे नीचे वाली लाइन में, एन इंस्ट्रक्शन में कंटेन 0, 1 और 2 ऑपरेंड्स। अगर अभी यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की बात की जाए ना, मूव ए एक्स कामा 5, तो इसमें ये ऑपरेंड है, ठीक है, ये 5 क्या है, ऑपरेंड है। और ये जो इसके साथ है मूव ए एक्स, ये क्या है, उसका ऑपरेशन कोड, इसे अप कोड भी कहते हैं। और इसमें ये जो मूव है ना, ये बेसिकली क्या है, इसे इसे हम कहते हैं निमोनिक। ये जो ऊपर हमने देखा निमोनिक, ये मूव बेसिकली क्या है, निमोनिक है। इसी तरह ऐड क्या है, ये भी एक निमोनिक है, ठीक है जी। तो ऑपरेंड्स की आपको समझ आई, जैसे हम क्या करते हैं 2 + 3 करना है, ठीक है जी। तो ये क्या है, 2 एक ऑपरेंड है, ठीक है जी। इसी तरह 3 जो है वो ये क्या है, एक ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड, ये भी एक ऑपरेंड है, ठीक है जी। और ये जो प्लस का साइन है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बात समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये सारे का सारा ऑपरेशन है, ये सारे का सारा आप कोड है, इसमें कोई आपका ऑपरेंड नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड है आपका 5, जैसे हमने पहले देखा, और ये क्या है, उसका ऑपरेशन कोड, ठीक है। और ये मूव जो है उसमें निमोनिक इसको कहते हैं। असेंबलर डायरेक्टिव्स, आप हाई लेवल लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। डायरेक्टिव्स बेसिकली क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं मेमोरी के अंदर। देयर आर 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ द डिफाइन डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स। ये क्या है, ये डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स हैं, ये जो टेबल आपको नीचे नजर आ रहा है, ये सारे का सारा, ठीक है जी। डायरेक्टिव जो है, अगर आप डीबी लिखते हैं तो ये क्या करेगा, इसका पर्पस ये है कि ये एक बाइट को डिफाइन करेगा।
8 बिट का जो नंबर होता है ना उसे बाइट बोला जाता है, 16 बिट का जो नंबर होता है उसे वर्ड बोला जाता है, या 2 बाइट का भी उसको कहते हैं। 2 बाइट इज इक्वल टू वर्ड। तो अगर आप डायरेक्टिव डीबी यूज करते हैं ना असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में, डीबी लिखना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, एक बाइट को डिफाइन कर देगा। ठीक है, किसके अंदर, आपकी स्टोरेज में से आपको एक बाइट जो है वो एलोकेट कर देगा। स्टोरेज मीन्स आपकी जो मेमोरी है, जो रैम है, जो मेन मेमोरी है। इसी तरह अगर आपने किसी वर्ड को डिफाइन करना है तो उसके लिए जो डायरेक्टिव यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में उसे कहते हैं DW। ये डिफाइन वर्ड जो है वो उसको करेगा और 2 बाइट्स जो है वो आपको मेमोरी में से दे देगा कि हाँ जी आप अपना डाटा इस जगह पे 2 बाइट का रख सकते हैं। इसी तरह 4 बाइट का लेना हो तो हम डबल वर्ड को डिफाइन करते हैं और उसका डायरेक्टिव है DD। 8 बाइट को डिफाइन करना हो तो क्वाड वर्ड को डिफाइन किया जाता है और उसका डायरेक्टिव है DQ। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, अगर हमने 8 बिट का कोई क्वाड वर्ड जो है वो डिफाइन करना है उसे DQ लिखेंगे। इसी तरह 10 बाइट्स को जो है वो 10 बाइट्स को है वो एलोकेट करने के लिए उसे 10 बाइट्स ही लिखा जाता है। ऐसे ही 10 बाइट्स को डिफाइन करेगा और DT से हम जो है वो इसको डायरेक्टिव है इसका असेंबली लैंग्वेज के अंदर DT लिखेंगे तो क्या होगा, हम जो है वो 10 बाइट्स को डिफाइन करेंगे। ये होते हैं असेंबलर के डायरेक्टिव्स कि जब हम डाटा डिक्लेयर करते हैं मेमोरी के अंदर कि हमें ये डाटा चाहिए, फलां लोकेशन पे चाहिए, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि डाटा जो है वो आपका कौन सा है, बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, क्वाड वर्ड है, 10 बाइट्स है, कितने हैं। तो उसके लिए हमें डायरेक्टिव यूज करने पड़ते हैं। डायरेक्टिव्स की भी मैंने एक एग्जांपल आपके कोर्स में ऐड की हुई है, वो आगे चल के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। हमने 3 प्रोग्राम्स टोटल देखने हैं, उनमें एक प्रोग्राम जो है वो असेंबलर के डायरेक्टिव्स को भी डिफाइन करेगा कि ये कैसे जो है वो लिए जाते हैं और कैसे उनके थ्रू प्रोग्राम कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे है, लिखा कैसे जाता है और प्रोग्राम को चलाया कैसे जाता है।